हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेशनल डिफ्रैक्शन। इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि फ्रेशनल ने हमें क्या समझाया और उस समझाने के लिए उसको क्या क्या अजम्पशंस कंसीडर करनी पड़ी और सेटअप क्या रहेगा। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में तो याद कीजिएगा कि दो कन्वेक्स लेंस लगाए थे, तो आपका स्लिट से जो सोर्स का डिस्टेंस था वो भी इनफाइनाइट था, लेंस की हेल्प से हमने इन्फिनिटी बना दिया था। और इसी तरह से स्लिट से जो स्क्रीन का डिस्टेंस था उसको भी हमने लेंस की हेल्प से, कन्वेक्स लेंस की हेल्प से क्या बना दिया था, इनफाइनाइट डिस्टेंस बना दिया था। इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर तो आपकी जो स्लिट और सोर्स का डिस्टेंस है वो भी फाइनाइट होगा, और जो आपकी स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है वो भी क्या रखेंगे, हम फाइनाइट रखेंगे। इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन आइदर द सोर्स और द स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो ये एक डिफरेंस भी मान लीजिए और ये एक आप यहाँ पर सेटअप की अरेंजमेंट भी मान लीजिए। तो दोनों चीज़ें इकट्ठी आपकी यूज़ हो जाएंगी। जब भी आप कोई नया कंसेप्ट पढ़ें उसको पुराने से कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो बहुत ईजिली याद हो जाता है। तो हमने फाइनाइट डिस्टेंस यहाँ पर कंसिडर किया है। अब देखिएगा यहाँ कहीं मेरा पीछे सोर्स रखा हुआ है, और सोर्स से जो आप सोर्स आप सबसे पहले कंसिडर यही करेंगे कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है और उसकी वेवलेंथ आपके पास लैम्डा है। तो प्लेन वेव फ्रंट हमने कंसीडर कर लिया। ये हमारे पास कोई कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड में ये हमने एक होल कर रखा है, और इस होल का जो सेंटर है वो हमने ओ कंसीडर कर लिया, और हमने ये मान लिया ये जो होल है इसका जो डायामीटर है उसको हमने ए कंसीडर कर लिया। यानी कि ये जो एपरेचर है इसका डायामीटर या इसकी जो चौड़ाई है वो हमने ए कंसीडर कर ली, इसको हमने अपर्चर कह दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ स्क्रीन है, तो स्क्रीन अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर हमें इसकी जो है शेडो भी मिलने वाली है और इसकी होल की वजह से इल्यूमिनेशन भी मिलने वाला है स्क्रीन के ऊपर। तो स्क्रीन पर यहाँ पर हमने स्क्रीन शो कर दी, और जो हमारी स्लिट और स्क्रीन है यानी कि जो अपर्चर है जिसमें लाइट आ रही है और जहाँ पर इस अपर्चर की शेडो बनने वाली है स्क्रीन के ऊपर, उनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। अब फ्रेशनल डिफ्रैक्शन देखिए हमें क्या समझाएगा। फ्रेशनल डिफ्रैक्शन हमें ये समझाएगा, अब फर्मेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो होना क्या चाहिए था कि मुझे स्क्रीन के सिर्फ इस पोर्शन पर, ये जो हमारा पोर्शन है इस पोर्शन पर इल्यूमिनेशन मिलना चाहिए था, ब्राइटनेस मिलनी चाहिए थी, चमक मिलनी चाहिए थी। इस पोर्शन से अगर मैं बाहर कहीं पर जाती हूँ आर डिस्टेंस पर, क्यू पॉइंट के ऊपर, टी पॉइंट के ऊपर, एस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ क्या मिलनी चाहिए, डार्कनेस मिलनी चाहिए। शेडो एरिया है तो ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन है हमारा ये। लेकिन फ्रेशनल डिफ्रैक्शन हमें ये बताता है कि आर के ऊपर मुझे ब्राइटनेस मिलेगी या डार्कनेस मिलेगी, दिस एपरेचर विल डिसाइड। ये एपर्चर जो है ये डिसाइड करने वाला है। तो आर पर ब्राइटनेस मिलेगी या डार्कनेस मिलेगी, द फिनोमिना ऑफ फ्रेशनल डिफ्रैक्शन विल टेल अस अबाउट दिस। तो फ्रेशनल डिफ्रैक्शन में हमने क्या मान लिया है या होता क्या है, फ्रेशनल डिफ्रैक्शन में हो रहा है इंटरफेरेंसी। अब ये देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास लाइट आ रही है ये एक आपका प्लेन वेव फ्रंट है। तो प्लेन वेव फ्रंट सिर्फ अगर आप इस रीजन के अंदर कंसीडर करके देखें तो मुझे पता है कि इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे यानी कि यहाँ से जितनी भी रेज निकलेंगी वो सारी की सारी फेज में होंगी, क्योंकि ये मेरे पास प्लेन वेव फ्रंट है। सबकी फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, सेम होगी। सबका एम्पलीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा। दीज आर गोइंग टू इंटरफियर, ये सारे के सारे क्या करने वाले हैं, इंटरफियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर पॉइंट्स ना लेके, क्योंकि लाइट जो है यहाँ पर कॉन्टिन्यूस आ रही है, तो ये जो पूरा एरिया है, पूरा जो आपके पास स्पेस है, इट इज़ गोइंग टू एमिट रेडिएशन, पूरा का पूरा रेडिएशन होगा, पॉइंट्स से नहीं कंसीडर करेंगे। And these all radiations are going to interfere at point P, and that will decide whether we are going to obtain the brightness on the screen or darkness. So Fresnel considered that the diffraction phenomena is caused by interference of the innumerable secondary wavelets produced by an unobstructed portion of the same wavefront. अब ये देखिए यहाँ से निकल गया था ना, तो ऑब्स्टेकल तो ये है जहाँ से निकल नहीं पा रहा, तो यहाँ से तो लाइट निकल गई थी, अनऑब्स्ट्रक्टेड है, सारे के सारे पॉइंट्स एक वेव फ्रंट पे हैं, तो कॉन्टिन्यूसली ये सारा वेव फ्रंट जो है क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा।
इस फ्रेशनल ने जो है यहाँ पर हमें एक चीज़ और भी बताई कि आपकी जो लाइट है वो सीधी सीधी चलती है, दैट इज़ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लेकिन लाइट जब कॉर्नर्स से जाती है देयर इज़ बेंडिंग, तो वहाँ पर रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का जो फिनोमिना है, कंसेप्ट है, वो फेल हो जाता है। तो फ्रेशनल describe partially the rectilinear propagation of light and explain why bending of light happens at the corners। कॉर्नर्स पे फर्मेट प्रिंसिपल या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट जो है वो ओपन नहीं होता ऑब्स्टेकल के। तो फ्रेशनल ने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देने से पहले क्या क्या अजम्पशंस ली, या फिर जब तक हम फ्रेशनल डिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में लेके चलनी है, क्या क्या चीज़ें अज्यूम करनी है। तो अब हम फ्रेशनल अजम्पशंस जो है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पहला अजम्पशन वही है हाइगन प्रिंसिपल वाला जो फ्राउनहोफर ने भी कंसिडर किया था कि अगर हमारे पास कोई भी सोर्स है उससे जो हमारे वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, तो वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो जो वेवलेट्स निकालेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इन फेज होंगे, सेकेंडरी सोर्स की तरह या सेकेंडरी वेव्स की तरह काम करेंगे। ईच एलिमेंट ऑफ वेव फ्रंट सेंड सेकेंडरी वेव्स कॉन्टीन्यूसली इंस्टेड ऑफ सिंगल स्फेरिकल पल्स। तो यहाँ पर ये कंसिडर नहीं करेंगे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर तो कॉन्टीन्यूटी में आपका जो है पूरा का पूरा सरफेस एरिया जो है इसका वेव फ्रंट का वो क्या कर रहा है, आपकी रेडिएशंस निकाल रहा है। उसके बाद देखिएगा वेव फ्रंट कैन बी डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। तो यहाँ पर इसने पॉइंट्स में कंसीडर नहीं किया है। जैसे कि फ्राउनहोफर में अगर आप ध्यान दें तो ए से लेकर बी तक जब हमने एक स्लिट कंसीडर की थी तो उसमें हमने पॉइंट्स मान लिए थे कि ए और बी पॉइंट के बीच में इतना फेज डिफरेंस है या इतना पाथ डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम पॉइंट की बात ना करके हम एरिया की बात करेंगे, कॉन्टीन्यूटी की बात करेंगे। यहाँ पर वहाँ पर हमने एक तरह से यूँ मान लीजिए कि जंप कर रहे थे, वहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं कंसिडर कर रहे थे। तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स मान लिया, और इन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को ही क्या कहा जाता है, फ्रेशनल जोन्स कहा जाता है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने ये मान लिया था कि ये हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। तो अगर हम कंसिडर कर लें कि दिस इज़ आवर वेव फ्रंट, तो फ्रेशनल ने मान लिया कि इस वेव फ्रंट को आप डिफरेंट एरियाज़ के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो छोटी छोटी पट्टियाँ मान लीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अपने इस वेव फ्रंट को क्या कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। और इन छोटे छोटे जो आपकी स्ट्रिप्स हैं इनको हमने क्या नाम दे दिया, फ्रेशनल जोन्स कह दिया। फ्रेशनल ने किया है तो फ्रेशनल जोन्स कह दिया। तो फ्रेशनल जोन कोई बड़ी बात नहीं है, वेव फ्रंट पे पॉइंट्स लेने की बजाय फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन की तरह यहाँ पर हमने इसकी स्ट्रिप्स बना ली है, छोटी छोटी जो है स्लिट्स काट ली हैं। तो आप ये देखिए किसी पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर मुझे ये देखना हो, ये मान लीजिए कि आपके ने स्ट्रिप्स काट ली और मुझे किसी पॉइंट पी के ऊपर पता लगाना है कि मुझे इनकी वजह से यहाँ पे इसकी वजह से फ्रेशनल डिफ्रैक्शन की वजह से पी पॉइंट पे ब्राइटनेस मिलने वाली है, डार्कनेस मिलने वाली है, वो कैसे डिसाइड होगा। रिजल्टेंट इफेक्ट at any external point P is determined by combining effect of all the secondary waves reaching these from various zones। अब देखिए P पॉइंट के ऊपर पता लगाना है कि ब्राइटनेस मिलेगी, डार्कनेस मिलेगी। आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये वाला जो है हमने जो है ये मान लिया कि स्लिट है। यहाँ पर ये ध्यान से अगर आप देखें तो ये हमने कंसिडर कर लिया कि ये स्लिट है। तो सिर्फ लाइट यहाँ से जा रही है इस वाले पोर्शन से, और हमें पता है कि हमने इस वेव फ्रंट को किस में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर लिया, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया। पी पॉइंट पे ये सारी स्ट्रिप्स का कंट्रीब्यूशन रहेगा। दीज ऑल स्ट्रिप विल डिसाइड कि पी पॉइंट के ऊपर मुझे डार्कनेस मिलने वाली है या ब्राइटनेस मिलने वाली है। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपका कंबाइंड इफेक्ट पी पॉइंट के ऊपर हमें स्ट्रिप से मिलने वाला है। दिस इज द थर्ड अजम्पशन ऑफ फ्रेशनल डिफ्रैक्शन। तो पहली अजम्पशन में हमने देख लिया कि आप हाइगन प्रिंसिपल को ही ओबे कर रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट विल एक्ट एट सेकेंडरी सोर्स। फिर हमने बता दिया सेकंड अजम्पशन के अंदर सारे वेव फ्रंट को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लो। फिर हमने बता दिया कि छोटी छोटी ये सारी स्ट्रिप कंट्रीब्यूट करेंगी, स्क्रीन पर ब्राइटनेस मिलेगी या डार्कनेस मिलेगी।
फिर देखिएगा नेक्स्ट जो हमारी अजम्पशन है वो क्या कहती है कि पी पॉइंट पे ब्राइटनेस मिलेगी या डार्कनेस मिलेगी, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी ये जो स्ट्रिप्स हैं पी पॉइंट से कितनी दूरी पर हैं। अब यहाँ अगर हमारे पास ये अगर इस डायग्राम को आप अच्छे से देखें तो यहाँ पर हमने बहुत सारी स्ट्रिप्स बना दी हैं। तो पी पॉइंट पे सबसे नज़दीकी स्ट्रिप अगर आप देखें तो ये वाली है। यहाँ पर अगर मैं छोटी सी एक स्ट्रिप कंसिडर कर लूँ तो ये वाली स्ट्रिप जो है सबसे नियर बाय है पी पॉइंट पे, इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। इससे जो रेडिएशन लाइट जो पहुँचेगी उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। अब ये वाली जो है सबसे आखिरी वाली अगर हम देखें तो इसका डिस्टेंस यहाँ से सबसे ज़्यादा है पी पॉइंट से। तो यहाँ से जो लाइट पहुँचने वाली है उससे जो एम्पलीट्यूड पहुँचने वाला है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहुँचने वाला है पी पॉइंट पे, इस वाली स्ट्रिप से डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से एम्पलीट्यूड क्या पहुँचेगा हमारा, कम पहुँचेगा। तो डिस्टेंस कंट्रीब्यूट करता है पी पॉइंट पे जो है किसका कंट्रीब्यूशन, कौन सी स्ट्रिप का ज़्यादा रहेगा, कौन सी का कम। जो नियर बाय है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड के रेडिएशन भेजेगी, और जो दूर की स्ट्रिप्स हैं, दूर की जो जोन्स हैं, वो क्या करेंगी, कम एम्पलीट्यूड के रेडिएशन या कम इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड की रेडिएशन वहाँ पर भेजेंगी। एक जो लास्ट फैक्टर जो हमारे पी पॉइंट पे बताएगा कि इंटेंसिटी ब्राइटनेस कम होगी ज़्यादा होगी, वो देखिए कौन है। द इफेक्ट एट एनी पॉइंट पी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये ऑलरेडी फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में भी हमने पढ़ा था, याद कीजिएगा, 1 + cos थीटा ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी में यही तो था, जो रे सीधा जाती हैं स्क्रीन के ऊपर उनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, वो एम्पलीट्यूड ज़्यादा भेजती हैं। जो रेस थोड़ी सी टेढ़ी आती हैं एंगल बना के थीटा का, तो उनका कंट्रीब्यूशन कम होता है। द इफेक्ट एट एनी पॉइंट पी इज़ प्रपोर्शनल टू 1 + cos थीटा। तो 1 + cos थीटा के क्या हो गया, प्रपोर्शनल हो गया। इसको आप देखिए किस तरह से समझ सकते हैं। अब ये देखिए, ये आपके पास यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट जो सीधी जाएगी ना उसके लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा हो जाएगा उसके लिए 0। तो अगर उसके लिए थीटा 0 हो गया तो 1 + cos 0 हो जाएगा। 1 + cos 0 का मतलब क्या है, 1 + 1, और ये कितना हो जाएगा 2। मैक्सिमम वैल्यू आई है, तो यहाँ ओ पॉइंट पर आपको सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्लिक्विटी फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, यहाँ पे थीटा ले लिया, तो अब ये देखिए यहाँ पर आप कोस थीटा रखेंगे, 45 डिग्री रखिए, 60 डिग्री रखिए। अब हम तो सिर्फ स्पेशल केसेस देखेंगे। तो यहाँ अगर आपने यहाँ पर इस पी पॉइंट को उठाकर अगर हम यहाँ ले आएँ, स्क्रीन को अगर आप यहाँ लगा दें, तो अब ये देखिए एंगल कितने का बन जाएगा, यहाँ पे एंगल बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का। अगर इस पी पॉइंट को उठाकर अगर हम एम पर ले आए ना, स्क्रीन को यहाँ लगा दें, तो ये एंगल बन जाएगा हमारा कितने का, 90 डिग्री का। रखिएगा ज़रा यहाँ पे, कोस 90 डिग्री 0 हो जाएगा और रिजल्ट कितना आएगा 1। इसका मतलब पी ओ पॉइंट के ऊपर जितनी इंटेंसिटी, जितनी ब्राइटनेस थी एम पॉइंट पे, तो वो ब्राइटनेस यहाँ पर 2 थी, तो अब 1 रह गई, आधी रह गई। तो यहाँ पर अगर इंटेंसिटी को अगर मैं आई कह रही हूँ तो यहाँ पर इंटेंसिटी I/2 हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। द इफेक्ट इज मैक्सिमम फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 एंड एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो एम पॉइंट की बात हो रही है, रिजल्टेंट इफेक्ट इज 1/2 ऑफ मैक्सिमम। तो 1/2 ऑफ मैक्सिमम हो गया, तो मैक्सिमम था ओ के ऊपर, तो एम के ऊपर इसका क्या रह गया, हाफ ही रह गया। अब यहाँ आ जाइएगा, यहाँ रख दीजिएगा स्क्रीन। तो स्क्रीन अगर आपने यहाँ रख दी तो रेडिएशन आपके आगे की तरफ जा रहे हैं, स्क्रीन आपने पीछे की तरफ रख दी, तो एंगल कितने का हो गया आपका, 180 डिग्री का। यहाँ रखिए कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री -1 हो जाएगा, और ये रिजल्ट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो थीटा 180 डिग्री, 1 + cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो रिजल्टेंट इफेक्ट इज 0। यहाँ हम अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो सी ओ थीटा 0 हो गया, सी एम पर थीटा 90 डिग्री हो गया, और सी एस पर थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो ये देख लीजिए यहाँ पे सी ओ के ऊपर थीटा कितना हो गया 0, सी एम के ऊपर थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, सी एस के ऊपर थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड का फ़र्क होने वाला है पी पॉइंट के ऊपर। इन चीज़ों का भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि एंगल कितने का बन रहा है हमारा। तो यहाँ देखिए, एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेव्स अलोंग बैकवर्ड साइड इज 0।
देयर इज़ नो बैकवर्ड वेव फ्रंट, कोई भी बैकवर्ड वेव फ्रंट यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अब अगर आप हाइगन प्रिंसिपल को याद करें, हाइगन प्रिंसिपल में जब हमने वेव फ्रंट्स स्टडी किए थे, तो मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट सोर्स है, तो हमने यही माना था कि हमने वेव फ्रंट देख लिया, इस वेव फ्रंट के ऊपर पॉइंट कंसिडर कर लिया ए, ये पॉइंट क्या करेगा, ये रेडिएशन एमिट करेगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे एस कर रहा था। ये पॉइंट मान लीजिए ये दूसरा पॉइंट है आपके पास इसी वेव फ्रंट पे, ये भी क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो रेडिएशंस हैं दे आर गोइंग टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएंगे, बैकवर्ड में नहीं आएंगे। क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है जब थीटा 180 डिग्री होता है तो इंटेंसिटी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आप यहाँ से ऑब्लिक्विटी फैक्टर से 1 प्लस कोस थीटा वाले फैक्टर से समझा सकते हैं कि वेव फ्रंट विल प्रोसीड ऑलवेज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट हो गई तो इंटेंसिटी नहीं है। तो इंटेंसिटी तो तभी होती है ना जब आपके पास एम्पलीट्यूड हो, तो एम्पलीट्यूड ही नहीं है तो इसका मतलब वेव आपको वहाँ पर नहीं मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूज़न देखें तो फ्रेशनल हमें ये बता रहा है कि अगर हमारे पास पीछे से लाइट आ रही है और यहाँ पर आपने कोई एपर्चर दे दिया है, इस छोटे से छेद में से अगर लाइट पास हो रही है और आप स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर अगर हमने स्क्रीन पे देखा तो हमारे अकॉर्डिंग तो ये वाला पोर्शन होना चाहिए ब्राइट, इस पोर्शन के ऊपर होनी चाहिए डार्कनेस और इस पोर्शन के नीचे भी क्या होनी चाहिए, डार्कनेस। लेकिन हमारे स्लिट की यानी कि इस अपर्चर की विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन कितने पोर्शन के अंदर ब्राइटनेस मिलने वाली है और कितने पोर्शन के अंदर डार्कनेस मिलने वाली है। अगर डी आपका अपर्चर जो है उसकी जो डायमेंशंस हैं वेव लेंथ से हो गई बहुत ज़्यादा बड़ी, तो आपका यही वाला केस लागू हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन वाला। और जैसे कि हमारे कमरे में अगर एक बहुत बड़ी सी विंडो है और उस विंडो का की परछाई अगर आप किसी दीवार पर देख रहे हैं तो दीवार पे परछाई आपको नज़र आ जाएगी, विंडो जितना खुली हुई है उतना पार्ट आपको उस दीवार पे ब्राइट नज़र आएगा, बाकी आपको क्या नज़र आएगा, थोड़ा सा डार्क नज़र आएगा। तो वही वाला काम हो जाएगा यहाँ पर अगर एपरेचर की चौड़ाई वेवलेंथ से ज़्यादा है। लेकिन अगर एपर्चर की जो चौड़ाई है, एपर्चर की जो थिकनेस है, एपर्चर की जो डायमेंशंस हैं वो अप्रोक्सीमेट इंसिडेंट रेडिएशन जो आप डाल रहे हैं ना इस एपर्चर के ऊपर, चाहे रेड कलर डाल रहे हो चाहे ग्रीन कलर डाल रहे हो, उसकी वेवलेंथ से अगर इसकी मिलती जुलती डायमेंशंस हैं तो ये जो आपके पास इल्यूमिनेशन है वो इल्यूमिनेशन सिर्फ इस एरिया में ना रह के आपका पी पॉइंट पे भी हो सकता है और आपका आर पॉइंट के ऊपर भी हो सकता है। तो पी और आर पर कौन डिसाइड करेगा कि होगा या नहीं होगा, वो डिसाइड करेंगी जो हमने अभी अजम्पशंस पढ़ी हैं कि पी पॉइंट से जोन्स की दूरी कितनी है, ऑब्लिक्विटी कितनी है और टोटल आपकी नंबर ऑफ जोन्स कितनी बन रही है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम जोन्स के बारे में और पी पॉइंट पे ब्राइटनेस की कंडीशन में ब्राइटनेस मिलेगी या डार्कनेस मिलेगी। अगर पी पॉइंट पे ब्राइटनेस मिल रही है तो हमें पता है पी से ऊपर या पी से नीचे डार्कनेस भी मिलेगी, तो कौन सी पोजीशंस पे हमें किस तरह की फ्रिंजेस मिलने वाली है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे।